रिस्क फैक्टर्स अगर हम बात करें तो बढ़ती उम्र में जैसे ही हम देखते हैं कि एज एक लेडीज में जैसे ही उम्र का ज्यादा होता जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर का चांस उतना ही बढ़ता जाता है। तो हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पे जितना उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इससे जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ता है। सो अगर किसी का BMI जो बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क अधिक होता चला जाता है। इस वजह से वेट को मेंटेन करना खासतौर पे मीनोपॉजल लेडीज में बहुत ही जरूरी हो जाता है। नंबर 3, कई बार हम देखते हैं कुछ हार्मोनल रिलेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी HRT जिसको बोलते हैं, वो उसका इंटेक लेने पे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। सो एक बार प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें इस प्रकार की थेरेपीज लेने से पहले। नंबर 4, कई बार हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कई जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ओबेसिटी के बियॉन्ड, डायबिटीज या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई होना, सो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होने से भी जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी माना गया है कि जो लेडीज स्तनपान नहीं करवा पाते या फिर जो है किसी कारणवश स्तनपान नहीं दे पाते तो स्तनपान एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। स्तनपान जितना 1 साल का करवाने पे उतना ही प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है ब्रेस्ट के लिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड करवाना। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लेट चाइल्ड बर्थ यानी कि जो है अगर किसी लेडी का 30 साल के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो उसमें धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ता है। तो इस वजह से जो है ये पर्टिकुलर फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक बार डायग्नोस होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आमतौर पे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, यो चाहे कीमोथेरेपी के द्वारा हो, चाहे वो हार्मोनल थेरेपी यानी कि टैबलेट्स के द्वारा हो, तो इन दोनों में जो है ये दवाइयां लैक्टेशन में यानी कि मिल्क में निकल सकती हैं, दूध में निकल सकती हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये दवाई चलते समय तो एकदम नहीं करवाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। वैसे ही सर्जरी जब अगर हुई हो या रेडिएशन हुआ हो तो आमतौर पे जो है ब्रेस्ट का मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे में भी जो है फीडिंग करवाने में दिक्कत आती है। तो आमतौर पे जो फीडिंग होता है हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं एक बार जब ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। ब्रेस्ट कैंसर 5 से 10% में जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है, यानी कि जो है हमको ये कुछ ऐसे जीन्स अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं और वो आमतौर पे 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर 5 से 10% जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल होता है। सो एक बहुत ही कॉमन जीन है ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जीन विच इज कॉल्ड BRCA, BRCA। सो इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। ये 2 एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर माने जाते हैं। बाकी और भी कॉजेज हैं जो कि रेयर हैं, बट ये 2 कॉजेज को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को रूल आउट करना चाहिए जहां पर जो है हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि परिवार में कई लोगों को कैंसर हो रहा हो, या फिर एज यानी कि उम्र जो है 45 के नीचे ब्रेस्ट कैंसर की पाई गई हो। तो ऐसे में 45 के नीचे अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो जो है डेफिनेटली BRCA टेस्टिंग हमको कंसिडर करना चाहिए। और अगर तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पाया गया और ये जो है 60 साल की कम उम्र की महिलाओं में हो रहा है, ट्रिपल नेगेटिव यानी कि हार्मोनल नेगेटिव, HER2 न्यू, ये 3 जीन्स जो होते हैं, 3 म्यूटेशंस जो होते हैं, ये अगर जो है ट्रिपल नेगेटिव माने जाते हैं तो ये एक प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर है जहां पर हमको जेनेटिकली एक बार टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करी जाती है? इसमें एक ब्लड सैंपल लिया जाता है
या फिर माउथ स्वाब लिया जाता है, आमतौर पे ब्लड सैंपल से करी जाती है। और ये ब्लड सैंपल जो है टेस्टिंग के लिए जाता है और इसमें डीएनए एनालिसिस होती है और डीएनए लेवल की एनालिसिस करी जाती है। ये हमको किसमें करना चाहिए? ये पेशेंट को जो है अपना ब्लड सैंपल देना चाहिए और ये ब्लड सैंपल जब जो है डीएनए एनालिसिस हो जाए तो सबसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये देना चाहूंगा, पेशेंट को ये सैंपल देने से पहले अपने डॉक्टर से जानकारी ले लेनी चाहिए कि इसके क्या निष्कर्ष होने वाले हैं, ये जब रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको कहते हैं प्री टेस्ट काउंसलिंग। तो ये प्री टेस्ट काउंसलिंग अपने डॉक्टर से जरूर अवश्य करवा लें, क्योंकि जब इसका जो भी निष्कर्ष आता है तो इसका परिणाम आपके लिए ही नहीं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है।